नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में ख्याल आपका में। और आज ख्याल आपका में हम बात करेंगे कोरोना को लेकर। देश और दुनिया में कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपा रखा है और कोरोना समय समय पर नए वेरिएंट के रूप में सामने आ रहा है और पूरी दुनिया भी ओमिक्रॉन का खतरा भी टला भी नहीं था और एक नए घातक कोरोना वेरिएंट की खोज ने पूरी दुनिया की मुश्किलें और बढ़ा दी और एक बार फिर इस चिंता का विषय चीन का वुहान शहर है। वहीं रिसर्चर्स ने कोरोना वायरस न्यूकोव को लेकर चेतावनी भी जारी की है। और वहीं बात की जाए देश में कोरोना के मामलों की, तो कोरोना के मामले अब तक कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना से मरने का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और देश में पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना से 1192 लोगों की मौत हुई है और देश में कोरोना के मामले 1,67,059 नए मामले सामने आए। और कोरोना और न्यूकोव से कैसे सुरक्षित रहें और कैसे इससे अपना और अपने घर वालों का बचाव कर सकते हैं, और इसी को लेकर आज हमारे साथ जुड़ेंगे और वहीं हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला जुड़ गए। आनंद शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं इस पर ही प्रतिक्रिया चाहूंगा कि कोरोना के मामलों में कमी तो देखी जा रही है, लेकिन जो कोरोना से मौत का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि रोज कुछ ना कुछ म्यूटेशन इसमें होता जा रहा है। अब नए नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं इनके। पहले ओमिक्रॉन था, अब स्टेल्थ ओमिक्रॉन के नाम से, जिसको स्टेल्थ का मतलब छिपा हुआ। अब उसके कारण ये देखा जा रहा है कि उनमें जेनेटिक जीनोमिक प्रोटीन जो है चेंज हो रहा है, स्पाइक प्रोटीन चेंज हो रहा है। हो सकता है ये बहुत ज्यादा घातक हो। जैसे वुहान में एक्सपेरिमेंट चल रहा था चमगादड़ के ऊपर, उसी तरीके से लोगों का कहना है कि ये भी चमगादड़ के ऊपर इनलॉज करता है और उसमें जो है हो सकता है कि ये घातक हो। WHO का रिपोर्ट भी है ऐसा। ओमिक्रॉन जी डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, जैसे देश में ओमिक्रॉन का जो पीक था, क्या वो आकर चला गया या फिर अभी आने वाला है? देखिए, ओमिक्रॉन का एक पीक तो चला गया जी। इसके दो कारण हैं। एक तो टेस्ट भी कम हो गए हैं, इसलिए एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हम। दूसरी बात है, क्योंकि चूंकि इलेक्शन है तो हो सकती है सरकारों ने टेस्टिंग कम कर दिया हो, क्योंकि अभी तक ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा डेथ नहीं हुआ और बहुत ज्यादा सीरियसनेस इसमें नहीं था। तो अब इस चक्कर में एग्जैक्ट डाटा हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन ओमिक्रॉन जो साउथ अफ्रीका से आया था उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन इसका वेरिएंट जो दूसरा है वो कंसर्न में हो सकता है स्टेल्थ ओमिक्रॉन खतरनाक हो साबित हो। और ये 15-20 फरवरी से आंकड़े थे हमारे एक्सपर्ट लोगों से, और हमारे गुलेरिया जी भी यही कहते। तो हो सकता है कि 15 फरवरी के बाद ये फैल जाए। जी आनंद शुक्ला जी, कोरोना के नए वेरिएंट न्यूकोव को लेकर भी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि अभी ओमिक्रॉन का कहर खत्म नहीं हुआ और एक नए वेरिएंट सामने आ गया है। बिल्कुल, आपने सही कहा। न्यूकोव WHO ने आगाह कर दिया है कि हो सकता है कि ये खतरनाक हो। और हम लोग चूंकि वैक्सीन लगवा के थोड़ा सा अपने को स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये भी उन लोगों का कहना है WHO का कि हो सकता है कि कोई इस पे वैक्सीन कारगर न हो प्रोटेक्शन में। तो इसलिए अब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि सामने आके अभी संक्रमण काल में आया नहीं है। कुछ देशों में पाया गया है, 29 देशों में इसका कहीं न कहीं से पाया गया है, लेकिन अभी एग्जैक्ट इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता चल पा रहा है। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, रिसर्चर्स का दावा है कि इस नए वेरिएंट के फैलने की क्षमता और इससे मौत का खतरा दोनों ही बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा पहले से कैसे कर सकते हैं? देखिए, साफ बात यह है कि डिस्टेंसिंग वही फॉलो करना है। डिस्टेंसिंग, हाथ की सफाई बार बार, तथा मास्क लगा के चलें। भीड़ भरे शहरों से और जगहों से दूर रहें और मिलना जुलना लोगों से कम रखें। बीच बीच में लॉकडाउन वगैरह या मार्केट वगैरह क्लोज का, आड इवेंट
ये सब चीजें हैं जिससे कि मेंटेन कर सकें। रही बात स्कूल्स और बच्चों की नर्सरी स्कूल्स की, तो उसमें एहतियात ज्यादा बरतना होगा, क्योंकि अगर ये खतरनाक साबित हुआ तो हो सकता है कि डेथ रेट इसमें काफी ज्यादा हो और इम्यूनिटी का जो हम लोगों के ऊपर वैक्सीन लगाए जा रहे हैं ये कारगर नहीं हो सकता। डॉक्टर, जो रिपोर्ट या जो रिसर्चर्स ने दावा किया है उसमें यह भी कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन इस पर बेअसर हो सकती है, तो क्या ऐसे में हमारे पास फिर बचाव का क्या उपाय होगा? देखिए, बात आपने सही कहा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा में इसी तरीके से हुआ था। कई करोड़ लोग मरे थे अमेरिका में और बड़े शहरों में। यहाँ भी काफी मरे। आज भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन उतना कारगर नहीं है। आज कम से कम 50 साल हो गए, तो इसका अभी तो ये 2 साल हुआ, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता। अब इसमें बचाव का एक ही कारण है कि वो हाथ धो के रखें, दूर रहें, लोगों से मिले जुले कम और मास्क लगा के रखें। यही सब चीजें हैं। खाने पीने में इंडियंस बड़ा अच्छा खाना खाते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा इंटेक होती है। वायरल फीवर ज्यादा होने के कारण कैलोरी बहुत ज्यादा चाहिए, तथा वो स्पाइसेज मेटाबॉलिज्म हाई करती है, तथा और भी सबसे बड़ी बात है जैसे कि प्रोटीन वगैरह ले, इससे हम लोग फिट रख सकते हैं। दूसरी जो मेन मुद्दा है कि हम इसका असली अभी विभत्स स्वरूप नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को सचेत रहना है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। डॉक्टर आनंद शुक्ला, आपने बताया कि अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि ये कमी हो रही है या फिर टेस्टिंग कमी हो रही है जिसकी वजह से आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन अब काफी समय बाद कोरोना से करीब 1192 लोगों की मौत हुई है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहले जब कोरोना नहीं था तो वायरल फीवर से मौत होती थी जी। ये देखा जाता था कि प्लेटलेट काउंट नहीं कम हुआ, टीएलसी नहीं कम हुआ, फिर भी वायरल फीवर के कारण हार्ट और लंग्स पे मर्स और सार्स 2 तरीके की बीमारियां थी जो विदेश से आई थी, माने मिडिल ईस्ट कंट्री से। मर्स को मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम वाले वायरस कहते हैं, उसी तरीके से सार्स को भी रिस्पायरेटरी कहते हैं, और ये दोनों बड़े खतरनाक है, क्योंकि ये सीधे चेस्ट में इन्फेक्शन, लंग्स टिश्यू में इन्फेक्ट करते थे, और लंग्स टिश्यू The person you are speaking with has लोग मर जाते थे जी। आज कोरोना में भी यही हुआ। सेकंड जो अटैक हुआ था उसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर होता है लंग्स में जी। जो एंजियोटेंसिन बनाता है, उसके कारण ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन रहता है। अगर इस पे अटैक करता है तो वैसे ही आदमी कोलैप्स होगा और धीरे धीरे मौत को प्राप्त होगा, क्योंकि ये चीजें पहले से भी थी जी। अब ये आरटीपीसीआर आने के कारण ये सब डिटेक्ट हो पा रही है, बस यही अंतर है जी। डॉक्टर आनंद शुक्ला, आपने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट से भी वो डिटेन हो रही है, लेकिन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था तो उसमें हेल्थ एक्सपर्टों ने यह भी दावा किया कि आरटीपीसीआर टेस्ट भी इस लक्षण को पकड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में अब टेस्ट को और कैसे मजबूत बनाया जाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा। स्टेल्थ ओमिक्रॉन जो है, जो इसका दूसरा वेरिएंट है B1 और B2 जी, इसमें जो है टेस्ट में नहीं अब पकड़ में आ रहा है जी। लेकिन हमारे साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट लगे हुए हैं रिसर्च में कि आखिर किस वेवलेंथ पे आरटीपीसीआर में या HPDLC कहते हैं, HPLC, उसमें पकड़ लेंगे। आज नहीं कल इसका खोज हम लोग कर लेंगे जी। डॉक्टर आनंद शुक्ला, न्यूकोव वेरिएंट किसी भी तरह की इम्यूनिटी को चकमा देने में सक्षम है, तो क्या ये वेरिएंट सबसे ज्यादा घातक साबित होगा क्या? बिल्कुल घातक साबित होगा, क्योंकि हार्ट और लंग टिश्यू जो दोनों डायनेमिक में है, हार्ट भी चलता रहता है, लंग भी चलता रहता है, रिस्पिरेशन, ये दोनों पे अगर अटैक करेगा तो बचना मुश्किल होगा। और इसके लिए बस एक ही चीज है, दूर रहें
और खाना पीना अच्छा खाएं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें और जैसा हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं वैसा करें। सरकारें देखभाल कर ही रही हैं, सरकार के हाथ में वैक्सीन था, वैक्सीनेशन करा दिए, बाकी हमारे रिसर्चर लोग कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। डॉक्टर आनंद शुक्ला, ये वेरिएंट मर्स को वायरस से भी संबंधित बताया गया, तो क्या हमारे पास इससे लड़ने का उपाय होगा, जैसे खाड़ी देशों में अपने लोगों को बचाया था जब मर्स को आया था? तो देखिए, एंटीवायरल कुछ ड्रग्स हैं जो वर्केबल है, लेकिन नॉट वेरी श्योर, वो वर्क नहीं कर पाती हैं, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि मर्स में काफी पेशेंट मरे और उसमें केवल हम लोग वेंटिलेटर पे डाल के और पेशेंट को 20 to 30% पेशेंट तो हमारे वापस आ गए, तो क्योंकि उसमें लंग टिश्यू कोलैप्स कर जाएगा। ACE2 जो पहले में बताया कि एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम 2 पे वर्क करता है, रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको थोड़ा सा बचाना मुश्किल है। ACE इनहिबिटर नाम की कुछ ड्रग्स है जो थोड़ा बहुत वर्क कर सकती है, नहीं तो बाकी एंटीवायरल हम दे सकते हैं और सिम्टोमेटिक दे सकते हैं। डॉक्टर आनंद शुक्ला, मर्स कोव जो था तो उसके क्या क्या लक्षण थे? देखिए, उसमें सबसे ज्यादा रिस्पिरेटरी का था जी, छींके आना और सांस में लेने में बहुत तकलीफ होना और धीरे धीरे सांस कम होने लगती थी, रिस्पिरेशन में ब्रीदिंग में लेने में बहुत दिक्कत होती थी, तथा कंजेशन चेस्ट में बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसके कारण जो है सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो वो हम लोग फोर्सफुल ऑक्सीजन, हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन देते थे, जैसे अभी कोरोना पार्ट 2 में हम लोग किए, उसमें बहुत हाई प्रेशर पे दिए, इसमें भी हाई प्रेशर पे देते थे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना कि कोरोना 2 में दिए, तो उससे थोड़ा बहुत हमारे पेशेंट बच जाते हैं, लेकिन बीमारी खतरनाक है और इसके लिए भी हमें बचना पड़ेगा। डॉक्टर आनंद शुक्ला, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अभी तक जो भी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये सिर्फ चमगादड़ों में पाया गया, तो क्या कितने समय में इंसानों में ये फैल सकता है? देखिए, चमगादड़ हर जगह है, हमारे इंडिया में भी आप देखिए, गाँव में भी पेड़ों पे लटके रहते हैं सब, और चाइना में तो लोग खाना भी शुरू कर दिए थे। तो इस तरीके से चमगादड़ों से, वैसे भी वायरल जितने भी वायरस हैं सब ये जानवरों पे ही रहते हैं, बंदरों पे, जैसे HIV है बंदरों पे था, पोलियो वैक्सीन था, पोलियो वायरस था, ये भी बंदरों पे था, और बहुत से गाय भैंसों में भी है, रिंडरपेस्टिक सेप्टिसिमिया, तरह तरह के ये वायरस है, और बिल्लियों में भी है। डॉग में सबसे पहले कोरोना वायरस देखा गया था 20 साल पहले, कोरोना वायरस का वैक्सीन भी उन लोगों ने तैयार कर लिया। इसीलिए जो प्रिवेंशन में हमने 2008 में जो पेपर लिखा था, उसमें यही लिखा था कि पेड़ पौधे घरों में लगाए और डॉग्स पालें, डॉग्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है, ह्यूमन किंगडम है, दैट इज सराउंडेड बाय एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड बर्ड्स किंगडम, इन सबों से मिला हुआ जो हम लोगों का वो है। इसलिए हम इससे बचने के लिए अपने को मजबूत करेंगे तथा तरह तरह के वैक्सीन इजाद करेंगे, जैसे पोलियो के लिए इजाद किया, पोलियो अब दुनिया में नहीं है, स्मॉल पॉक्स के लिए किया, स्मॉल पॉक्स दुनिया में अब नहीं है, उसी तरीके से कोरोना के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, कोरोना भी हम लोग दुनिया से हटाएंगे। जी, डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था तब जो वैक्सीन निर्माता है उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा समय लगेगा इस वेरिएंट से लड़ने के लिए, तो अगर ऐसे में न्यूकोव वेरिएंट किसी इंसान में पाया जाता है तो ऐसे में वैक्सीन, न्यूकोव की वैक्सीन लड़ने के लिए कितना समय लग सकता है? देखिए, 3 महीने के भीतर कोई भी इमरजेंसी परमिशन मिलता है ICMR से, या जो रिसर्च अथॉरिटी है वो CDCSO है इंडिया में, ये लोग अथॉरिटी से इन लोगों से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत से ड्रग्स और ड्रग वैक्सीन बैंक एक होता है जिसमें इमरजेंसी में रखा रहता है, ट्रायल किया हुआ, जिसमें 6 से 7 साल लग जाते हैं, और वो ट्रायल करके 4th स्टेज के लिए रखे रहते हैं। 3 महीने में के भीतर कोई भी वैक्सीन हम लोग तैयार करके अपने पेशेंट्स को, दुनिया को दे देते हैं।
डॉक्टर आनंद शुक्ला, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, जब कोरोना वायरस सामने आया था तो कमजोर इम्यूनिटी वालों पर ज्यादा असर कर रहा था। अगर न्यूकोव भी आता है, अगर किसी इंसान में पुष्टि होती है, तो क्या ऐसे में कोई एज ग्रुप है जो ज्यादा संक्रमित कर सकता उन्हें? देखिए, जो एडल्ट हम लोग मानते हैं दवाइयों में, वो 12 साल का एडल्ट होता है। 12 साल का बच्चे को हम लोग एडल्ट घोषित करते हैं जी। और 72 साल तक ये बंदा एडल्ट रहता है। 72 साल के बाद बूढ़ा जो है बच्चे की तरह हो जाता है, और 12 साल से पहले भी जो बच्चा है वो बच्चे की तरह रहता है। तो दवाई का डोज कम हो जाती है। इसका मतलब है कि इन लोगों की इम्यूनिटी तो होती है, लेकिन इम्यूनिटी की फाइटिंग कैपेसिटी होती है 70 ईयर्स के बाद या 65 ईयर्स के बाद, वो कम हो जाती है। इसलिए ये थोड़ा खतरा बचा रहता है, जिससे हम लोगों को बचाना जरूरी पड़ता है। अब इसीलिए हम लोगों के देश में उतना फर्क नहीं है जितना कि जो और डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे सीनियर सिटीजन बहुत ज्यादा है। जैसे इंग्लैंड है, वहाँ केवल बुजुर्ग लोग ही नजर आते हैं। अमेरिका है, वहाँ पे थोड़े से कम है। इटली है, उसमें बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं। फ्रांस है, जर्मनी है। तो इसलिए वहाँ के लिए तो ये बड़ा खतरनाक रोग है, और हम लोग का सेफ है क्योंकि हम लोग का जवान देश है। हमारे यहाँ यूथ बहुत ज्यादा है और यूथ का कोई असर नहीं पड़ा है। डॉक्टर आनंद शुक्ला, हम समय समय पर लोगों को बताते रहते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ाया जाए। एक बार आपसे भी चाहूंगा कि आप भी हमारे दर्शकों को बताएं कि अपने अंदर इम्यूनिटी सिस्टम कैसे डेवलप करें। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी लास्ट वर्ड है जीवन के लिए, लाइफ फोर्स के लिए। इम्यूनिटी इज द लास्ट वर्ड। योगा और सांस लेने की प्रक्रिया हम लोगों के यहाँ सिखाया जाता है। 20% हम लोग अपने कॉन्शियस रिस्पिरेशन से, जो ट्रेंड रिस्पिरेशन है, सांस लीजिए सांस छोड़िए, हम लोग अपने को बचा लेते हैं। हमारे बहुत से पेशेंट बच गए जो वेंटिलेटर पे नहीं भेजे जा सके। तो वो चीज योगा बहुत बढ़िया चीज है। दूसरा, व्रत रहना, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप करना। जैसे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों में व्रत रहना बड़ा जरूरी होता है। जैसे ईद में उन लोग काफी दिन 18-18 घंटे व्रत रहते हैं, और हिंदुओं में हफ्ते में एक दिन हमारी माताएं बहनें और एडल्ट और बुजुर्ग लोग भी रहते हैं। तो व्रत रहने से फास्टिंग में इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उसके कारण ये इम्यूनिटी हुई। दूसरा, बहुत से अच्छे हम लोगों के प्लांट मेडिसिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन है, A, C, E, D, K, जिंक, ये सारे काम करते हैं जिससे एंटीऑक्सीडेंट फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जो इंटरनल डैमेज को रोक लेते हैं तथा फाइट करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर आनंद शुक्ला, हमने देखा कि जैसे ही शुरुआत हुई थी कोरोना की, तो अलग अलग म्यूटेशन निकलकर सामने आए थे। अब ओमिक्रॉन आया, फिर अब न्यूकोव आ गया। तो क्या आने वाले समय में और भी वेरिएंट सामने आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि अरबों खरबों वायरस होते हैं। इस वायरस का कब कहाँ कैसे म्यूटेट कर जाए कोई पता नहीं चलता। चूंकि मेडिकल और हेल्थ हम लोगों का डेवलप है, लेकिन ये 12% से ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। 88% अभी भी इम्यूनिटी सिस्टम पे हम लोगों का काम चल रहा है। ऑर्गन फेल्योर सिस्टम पे काम चल रहा है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर और रीजनरेशन पे काम चल रहा है। तो इसलिए अभी ये सब प्रोसेस ऑफ लिविंग है, बढ़ता ही जाएगा। जैसे वायरस आएगा वैसे हम लोग रिसर्च में चले जाएंगे और काम करते रहेंगे। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, जो न्यूकोव वायरस है, उसकी जो रिसर्चर्स ने कहा है कि उसमें फैलने की क्षमता और मौत का आंकड़ा दोनों बढ़ सकता है, तो आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, बड़ी भयावह स्थिति हो सकती है, लेकिन इस तरीके का फोरकास्टिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि जनता में भय पैदा हो सकता है। बस यही है कि हम लोग अपना सुरक्षा रखें, हम लोग एक दूसरे को बचाव करें तथा वैसे ही सुरक्षित रहे जो पहला हम लोगों का एक्सपीरियंस है, और एक्सपेरिमेंट करते रहे। जैसे हो सके वायरस को फ्री करें, कैसे हाथ धो के, मास्क लगा के, दूरी रख के और अच्छा खाना खा के। यही एक हम लोगों के पास चारा है। लिमिटेड वर्क है, फिर लाइफ स्पैन हम लोगों की काफ़ी अच्छी है, उतना हम लोग बरकरार रखेंगे और अपने को सेव रखेंगे। बाकी हम लोग तैयार बैठे हैं। इम्यूनिटी
मेंटेन करने के लिए वैक्सीन हम लोग लगा लिए हैं। इसके अलावा हो सकता है कोई और अच्छा भी वैक्सीन आए जो इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाए। डॉक्टर आनंद शुक्ला, जो WHO के मुताबिक मर्स का जो पहला केस था वो 2012 में सऊदी अरब में पाया गया था। तो जब अगर न्यूकोव वायरस आता है तो क्या मर्स के टाइम पे जो वैक्सीन या दवाई यूज की गई थी तो क्या उसी को उस टाइम पे यूज किया जाएगा? हाँ, कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसका ट्रायल होगा, क्योंकि मर्स में हमने उस समय मैं अपोलो में था, काफी पेशेंट मरे थे और कोई दवाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। वैक्सीनेशन भी चालू किया था हम लोगों ने। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि जब तक मर्स का हो सकता है स्ट्रेन भी चेंज हो, तो हो सकता है कि ये वैक्सीन कामयाब न हो, लेकिन हम लोग फाइट करेंगे। कोई नई चीज नहीं है। हम लोग वी आर एबल टू कन्वे द मैसेज एंड प्रोटेक्ट द पेशेंट। हम लोग बचाएंगे, सबको बचाएंगे जी। डॉक्टर आनंद शुक्ला, ये जो कोरोना न्यूकोव वायरस है वो अन्य वेरिएंट से कैसे अलग है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका स्पाइक प्रोटीन बड़ा डिफरेंट है जी। और किलिंग इफेक्ट इसमें बहुत ज्यादा है। सेल्स को डैमेज करने का, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल्स की मेम्ब्रेन को अटैक करने का। तो इसलिए इसमें लोगों को थोड़ी सी परेशानी होगी और जिससे कि सेल्स डैमेज होंगे, पोटेशियम ज्यादा होगा, हार्ट पे भी अटैक होगा और साथ में चूंकि मेम्ब्रेन्स जितनी भी हैं बॉडी की, नाक से लेके मुंह तक, आंख तक और अंदर पेट की आंतों में भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन हम लोग तैयार हैं फाइट करने के लिए कि निको को कैसे ट्रैप कर ले और बढ़ने नहीं देंगे। डॉक्टर आनंद शुक्ला, अभी लगातार मामलों में गिरावट आ रही है, अगर ऐसे में लोगों की लापरवाही सामने आती है तो क्या स्थिति बन सकती है? बहुत भयावह स्थिति बन सकती है। जैसे कि लाशों के ढेर पड़े रहते थे, उसी तरीके से सेकंड कोरोना अटैक में हम लोगों ने बताया था कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन न होने के कारण बहुत पेशेंट मरे और उसी तरीके से ये भी स्थिति, क्योंकि इसमें भी टोटल रिस्पिरेशन और कार्डियक दो ही पे अटैक है, तो इसको बचाने के लिए हमको वेंटिलेटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की प्लांट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इस चीज की तैयारी करें। ये सूचना हम लोग जारी करना चाहते हैं कि ये स्थिति भयावह हो सकती है और हॉस्पिटल्स तथा सैनिटोरियम तैयार करें जिसमें लोगों को बचा ले और ऑक्सीजन की जरूरत पड़े या वेंटिलेटर की जरूरत पड़े तो हम लोग रिकवरी फास्ट करें। डॉक्टर आनंद शुक्ला, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया या फिर सुझाव चाहूंगा कि कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। संक्षिप्त में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, अब जैसे शुरू में हम लोग अकेले रहने की प्रतिक्रिया थी, हर आदमी दूर दूर बैठे, एक दूसरे के संपर्क में न आए, क्योंकि टेस्टिंग इतना आसान नहीं है इतने लोगों की टेस्टिंग कराना, तथा क्लोज स्पेस पे न रहे। क्लोज स्पेस जो है 18 से 2 फीट की दूरी होती है या अमूमन कम से कम 6 फीट की दूरी पे रहे और बाहर जब भी निकले हमेशा मास्क लगा के चले तथा हाथ धोते रहे, खुला सामान न खाएं, हर चीज ताजी सब्जियां वगैरह पूरा धो के बना के खाएं, पानी भी उबाल के पिएं, अपने आप बचे रहेंगे और धीरे धीरे हम लोग फाइट करने की आदत बनेगी। क्योंकि इन लोगों का जितने भी वायरस अटैक करते हैं उनका पीक होता है 1.5-2 महीने के भीतर, वो अटैक करके फिर उसके बाद सबसाइड हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाता है, फिर कोई नया स्ट्रेन बनना चालू हो जाता है। डॉक्टर आनंद शुक्ला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज पर जुड़कर हमारे दर्शकों को ज्यादा जानकारी देने के लिए कि लोग अपने आप को कैसे कोरोना वायरस से बचाए और नए वेरिएंट न्यूकोव से कैसे बचाया जाए। और वहीं आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का खतरा अभी तक टला नहीं था और वैज्ञानिकों ने एक और नए वेरिएंट की पुष्टि कर दी है, न्यूकोव, लेकिन अभी इसकी पुष्टि इंसानों में नहीं हुई है, सिर्फ अभी चमगादड़ों में हुई है। और वहीं आज हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला जुड़े थे जिन्होंने बताया कि हम अपने आप को और अपने घर वालों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। और इसी के साथ ख्याल आपका प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।